हेलो स्टूडेंट, बॉटनी की जो नेक्स्ट क्लास है उसमें आपका स्वागत है। हमने पीछे टिश्यू सिस्टम की यदि बात करें तो हमने मेरिस्टेम के बारे में पढ़ा था और अंत में हमने ये कहा था कि जो एपिकल मेरिस्टेम है उसके संगठन को समझाने के लिए एपिकल मेरिस्टेम की सुसंगठित जो एपिकल मेरिस्टेम है उसके संगठन को समझाने के लिए अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग थ्योरियाँ प्रस्तुत की थी और वो कौन कौन सी थ्योरी हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। किसके मुख्य रूप से बेस क्या रहेगा इसका कि जो एपिकल मेरिस्टेम है, एपिकल मेरिस्टेम के संगठन को समझाने के लिए कौन कौन सी थ्योरियां दी गई थी। एपिकल मेरिस्टेम यानी कि शीर्षस्थ विभजोतक के संगठन, एपिकल मेरिस्टेम के संगठन को समझाने के लिए, एपिकल मेरिस्टेम के समझाने के लिए उसके संगठन की, एपिकल मेरिस्टेम बना किसका होता है, तो एपिकल मेरिस्टेम के संगठन को समझाने के लिए अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग थ्योरियां प्रस्तुत की थी, जिसमें सबसे पहली जो थ्योरी है वो है एपिकल सेल थ्योरी। एपिकल सेल थ्योरी, एपिकल सेल थ्योरी क्या होती है, जिसको हिंदी में बोलते हैं शीर्षस्थ कोशिका सिद्धांत। शीर्षस्थ कोशिका सिद्धांत, एपिकल सेल थ्योरी। एपिकल सेल थ्योरी जो है वो दी थी कार्ल नागेली एंड हॉफमिस्टर ने। याद रखना है आपको कि एपिकल मेरिस्टेम के संगठन को समझाने के लिए अलग अलग वैज्ञानिक जो थे उन्होंने अलग अलग थ्योरियां दी थी, अलग अलग सिद्धांत प्रस्तुत किए थे, जिसमें सबसे पहला क्या है, एपिकल सेल थ्योरी। एपिकल सेल थ्योरी यानी कि शीर्षस्थ कोशिका सिद्धांत, इसको किसने दिया, कार्ल नेगेली और हॉफमिस्टर जो वैज्ञानिक है उसने दिया। इसके अनुसार क्या है, कार्ल नेगेली और हॉफमिस्टर ने क्या कहा कि पादपों के अंदर क्या है, एपिकल मेरिस्टेम जो होता है वो एक सिंगल सेल से बना हुआ होता है। एपिकल मेरिस्टेम एक सिंगल सेल से बना हुआ होता है, सिर्फ सिंगल सेल से पादप का जो एपिकल मेरिस्टेम है वो सिंगल सेल से बना होता है। लेकिन एपिकल सेल थ्योरी जो है वो सभी पौधों के लिए लागू नहीं होती। हमने पीछे पढ़ा था कि सिंगल सेल की यदि हम बात करें तो जो ब्रायोफाइटा हैं, ब्रायोफाइटा एंड कुछ टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड सम टेरिडोफाइट्स, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा हैं, उसके लिए यह सिद्धांत लागू होता है, अन्य पर यह सिद्धांत लागू नहीं होता। इसलिए हम इस सिद्धांत को मान्य नहीं करते। ये सिर्फ लागू किस पे होगा, ब्रायोफाइट्स और सम टेरिडोफाइट्स पर। इस सिद्धांत के अनुसार क्या है कि एपिकल मेरिस्टेम जो है वो सिर्फ सिंगल कोशिकाओं का बना हुआ होता है, तो इस प्रकार यह सिद्धांत जो है मान्य नहीं है। दूसरा जो सिद्धांत है एपिकल मेरिस्टेम को समझाने के लिए, वो सिद्धांत है हिस्टोजन सिद्धांत, हिस्टोजन थ्योरी जो है, हिस्टोजन सिद्धांत। ये हिस्टोजन सिद्धांत जिसको हिंदी में बोलते हैं उत्तकजन सिद्धांत, हिस्टोजन सिद्धांत या उत्तकजन सिद्धांत। हिस्टोजन सिद्धांत है वो जिस वैज्ञानिक ने दिया उसका नाम है हेनस्टीन नामक वैज्ञानिक ने हिस्टोजन, याद रख सकते हो आप, हेनस्टीन नामक वैज्ञानिक ने हिस्टोजन सिद्धांत प्रस्तुत किया था, उत्तकजन सिद्धांत। इन्होंने क्या कहा कि एपिकल मेरिस्टेम जो होता है वो 3 परतों का बना होता है। एपिकल मेरिस्टेम जो है वो 3 परतों का, एपिकल मेरिस्टेम 3 परतों का बना होता है। क्या बना होता है, एपिकल मेरिस्टेम जो है उसको समझाने के लिए सिद्धांत है, उसमें कहा कि एपिकल मेरिस्टेम जो है
वो कितनी परतों का बना होता है? 3 परतों का बना होता है। और इन 3 परतें जो होती हैं, इन परतों को क्या कहते हैं? प्रत्येक जो परत होती है उसको कहते हैं हिस्टोजन। हिस्टोजन अब आपके समझ में आ जाएगा। आइंस्टीन ने क्या कहा कि एपिकल मेरिस्टेम जो है वो 3 परतों का बना होता है और इन परतों को, प्रत्येक जो परत है इसको क्या कहते हैं? हिस्टोजन कहते हैं। अब एक डायग्राम बनाते हैं इनके अनुसार, हिस्टोजन सिद्धांत के अनुसार 3 परतें जो हैं वो मिलकर के एक उत्तकजन सिद्धांत या पूरा जो एपिकल मेरिस्टेम है उसका निर्माण करती हैं। 3 परतें कौन कौन सी होती हैं? आप डायग्राम में ध्यान से देखिए। एक परत तो ऐसी होगी, यहां पर इस प्रकार की जो एक परत है, इस परत को बोलते हैं डर्मेटोजन। ये एक डर्मेटोजन है, यानी कि जो परतें हैं वो हिस्टोजन का निर्माण करते हैं। तो एक दो हिस्टोजन है, उसका नाम आ गया डर्मेटोजन। क्या आ गया? डर्मेटोजन। और ये डर्मेटोजन क्या करता है? एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम जो है उसका निर्माण क्या करता है? डर्मेटोजन करता है। उसके बाद दूसरी परत जो होती है, दूसरी परत या जिसको हम बोल सकते हैं दूसरा हिस्टोजन, ये होता है दूसरा हिस्टोजन। इसको बोलते हैं पेरीब्लेम। पेरीब्लेम दूसरा हिस्टोजन क्या कहलाता है? पेरीब्लेम कहलाता है। पेरीब्लेम से मुख्य रूप से कोर्टेक्स का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? कोर्टेक्स का। और तीसरा हिस्टोजन जो होता है वो, ये तीसरा हिस्टोजन जो पाया जाता है उसको प्लूरोम कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको? प्लूरोम बोलते हैं। और प्लूरोम जो होता है उससे पेरिसाइकिल और जाइलम एंड फ्लोएम का निर्माण होता है। प्लूरोम जो है उससे पेरिसाइकिल, जाइलम और फ्लोएम का निर्माण होता है। तो पहला हिस्टोजन डर्मेटोजन, दूसरा हिस्टोजन पेरीब्लेम जिससे कोर्टेक्स का निर्माण होगा, और डर्मेटोजन है उससे एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम का निर्माण होगा, और प्लूरोम जो होता है उससे पेरिसाइकिल, जाइलम और फ्लोएम का निर्माण होगा। इस प्रकार तीनों हिस्टोजन मिलकर के तीनों परतें मिलकर के एक हिस्टोजन जो है, तीनों मिलकर के हिस्टोजन थ्योरी का निर्माण करते हैं। मोनोकोट रूट जो होती है, मोनोकोट रूट के अंदर एक और हिस्टोजन और पाया जाता है, चौथा हिस्टोजन। चौथा हिस्टोजन मोनोकोट जो रूट होती है उसके अंदर एक और चौथा हिस्टोजन पाया जाता है, जिस हिस्टोजन को कैलिप्ट्रोजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है जिसको? कैलिप्ट्रोजन। कैलिप्ट्रोजन चौथा हिस्टोजन और पाया जाता है। यह जो हिस्टोजन सिद्धांत है ये मुख्य रूप से किसके लिए लागू होता है? रूट के लिए, रूट शीर्ष के लिए, रूट एपेक्स जो है उस पर लागू होता है। मुख्यतः किस पर लागू होता है? रूट एपेक्स पर लागू होता है। इससे पहला हमने एपिकल सेल थ्योरी पढ़ी थी, वो मुख्य रूप से सूट एपेक्स जो है उस पर लागू होती है, यानी कि पर्रोय शीर्ष पर लागू होती है। तो रूट एपेक्स के अंदर जो ये हैं 3 हिस्टोजन की बात करें हम, जैसे डर्मेटोजन, पेरीब्लेम और प्लूरोम, ये जो 3 हिस्टोजन हैं ये तो मुख्य रूप से डाइकोट रूट में पाए जाएंगे, डाइकोट रूट के अंदर पाए जाएंगे। लेकिन मोनोकोट रूट में एक चौथा हिस्टोजन, ये चौथा हिस्टोजन और पाया जाता है जिसको कैलिप्ट्रोजन कहते हैं। ये तीसरा हिस्टोजन, जैसे यहां पर हम डर्मेटोजन की बात करें तो डर्मेटोजन और कैलिप्ट्रोजन, डर्मेटोजन और कैलिप्ट्रोजन के बीच में यहां पर कुछ निष्क्रिय कोशिकाओं का समूह पाया जाता है मोनोकोट में। मोनोकोट के अंदर यहां पर निष्क्रिय कोशिकाओं का समूह पाया जाता है। कहां पर? कैलिप्ट्रोजन और डर्मेटोजन, ये है कैलिप्ट्रोजन और डर्मेटोजन के बीच निष्क्रिय कोशिकाओं का समूह पाया जाता है जिसको क्यूसेंट सेंटर बोलते हैं, जिसको क्यूसेंट सेंटर, क्यूसेंट सेंटर बोलते हैं हिंदी में, जिसको बोलते हैं शांत बिंदु। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? शांत बिंदु, क्यूसेंट सेंटर कहा जाता है। ये निष्क्रिय कोशिकाओं का समूह है और इस कोशिका के अंदर क्या करती हैं ये कोशिकाएं? इन कोशिकाओं का मुख्य कार्य है कैलिप्ट्रोजन का निर्माण करना। अब यहां पर
रूट जो है, रूट के अंदर यहां पर क्या पाया जाएगा, रूट कैप पाई जाएगी, रूट कैप, मूल गोप। तो इस प्रकार जो हैं अलग अलग हिस्टोजन, जैसे डर्मेटोजन है, पेरिब्लेम है, प्लूरोम है, कैलिप्ट्रोजन है, ये सारे हिस्टोजन हैं। तो कई हिस्टोजन मिलकर के हिस्टोजन जो थ्योरी हैं उसका निर्माण करते हैं जो हैंस्टीन ने दी थी। और ये सिद्धांत मुख्य रूप से किस पर लागू होता है, रूट जो है उसके ऊपर लागू होता है। अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग थ्योरियां प्रस्तुत की थी। अभी हमने 2 थ्योरियां पूरी की है यहाँ पर। कौन कौन सी, एक तो पहली थी एपिकल सेल थ्योरी और दूसरी कौन सी थी, ये हिस्टोजन सिद्धांत। अब हम हिस्टोजन की यदि बात करें कि कौन कौन से हिस्टोजन, तो यहाँ पर जैसे हमने रूट की बात की थी, यहाँ पर तो जैसे 4 हिस्टोजन की बात करें तो चारों हिस्टोजन, 4 हिस्टोजन किस में पाए जाएंगे, 4 हिस्टोजन यानी कि 4 हिस्टोजन, FOUR 4 हिस्टोजन, 4 हिस्टोजन किस में पाए जाते हैं, मोनोकोट रूट में। मोनोकोट रूट, मोनोकोट जो रूट हैं उसके अंदर कितने पाए जाएंगे, 4 हिस्टोजन पाए जाएंगे। और 3 हिस्टोजन, 3 हिस्टोजन की बात करें तो ये किस में पाए जाएंगे, डाइकोट जो रूट है उसमें 3 हिस्टोजन पाए जाते हैं। और यदि सिंगल 2 हिस्टोजन की बात करें, 2 हिस्टोजन, 2 हिस्टोजन, 2 हिस्टोजन पाए जाते हैं केजुराइना, केजुराइना रूट में। केजुराइना जो रूट होती है ना उसमें 2 हिस्टोजन पाए जाते हैं। और 1 हिस्टोजन, 1 हिस्टोजन प्रेजेंट इन रेननक्यूलस। रेननक्यूलस जो रूट हैं उसके अंदर 1 ही हिस्टोजन पाया जाता है। तो हमने यहाँ हिस्टोजन थ्योरी के बारे में पढ़ा और हमने यहाँ बनाया भी था कि चौथा हिस्टोजन, मोनोकोट रूट के अंदर चौथा हिस्टोजन पाया जाता है। 3 तो मुख्य हो ही गए, और डाइकोट रूट के अंदर 3 ही पाए जाएंगे। केजुराइना जो हैं, केजुराइना जो प्लांट हैं उसकी के अंदर क्या पाए जाएंगे, 2 हिस्टोजन पाए जाएंगे। और सिंगल हिस्टोजन पाया जाता है रेननक्यूलस रूट में। ये 2 थ्योरी तो कंप्लीट हो गई, एक तो एपिकल सेल थ्योरी और दूसरी हिस्टोजन सिद्धांत। अब हम बात करते हैं तीसरी थ्योरी की। तीसरी है ट्यूनिका कार्पस सिद्धांत। ट्यूनिका, ट्यूनिका कार्पस थ्योरी। ट्यूनिका कार्पस सिद्धांत क्या कहता है, यह जो सिद्धांत है ये दिया था स्मिथ ने। यह सिद्धांत जो है स्मिथ नामक वैज्ञानिक जो हैं उन्होंने दिया था। स्मिथ नामक वैज्ञानिक जो हैं उन्होंने यह सिद्धांत दिया था। और ये जो सिद्धांत है ये मुख्य रूप से पर्रोएसिड्स के लिए लागू होता है, यानी कि सूट एपेक्स के लिए। सूट एपेक्स हैं पर्रोएसिड्स, उसके लिए यह सिद्धांत, पर्रोएसिड्स के लिए यह सिद्धांत मुख्य रूप से लागू होता है। इस सिद्धांत के अनुसार यह सिद्धांत क्या कहता है कि पर्रोएसिड्स जो होता है उसके 2 भाग होते हैं। पर्रोएसिड्स के 2 भाग होते हैं। हम यदि डायग्राम बना करके देखें तो पर्रोएसिड्स का बाहर वाला भाग, ये जो कोशिकाएं ऐसे बनाएंगी एक सिंगल लेयर्ड, ये बाहर वाला जो भाग है ये ट्यूनिका कहलाता है। क्या कहलाता है, ट्यूनिका। पर्रोएसिड्स के 2 भाग होते हैं, बाहर वाला भाग ट्यूनिका कहलाता है और बाद में जितनी भी कोशिकाएं मिलकर के नीचे की तरफ जो भी भाग बनाएंगी, जितनी भी कोशिकाएं अलग अलग कट करके जो भाग बनाएंगी वो सारा क्या कहलाता है, कार्पस कहलाता है। तो ऊपरी वाला परत जो है वो ट्यूनिका और अंदर वाली परत जो होती है वो क्या कहलाती है, कार्पस कहलाती है। इसलिए इस सिद्धांत को ट्यूनिका कार्पस सिद्धांत कहते हैं, जो स्मिथ ने दिया था। मुख्य रूप से किस पर लागू होता है, पर्रोएसिड्स पर लागू होता है। यदि इसमें जो है ये ट्यूनिका जो है ये अवनत तलों में विभाजन करती है, अवनत तल में विभाजन। ट्यूनिका की जो कोशिकाएं हैं वो अवनत तल में विभाजन करती है, अवनत तल में विभाजन करती है। अब देखिए मैं बताता हूं आपको अवनत तल क्या होता है। जैसे एक सेल है, उसमें इस सेल में विभाजन हो तो इधर जाएं, ऐसे विभाजन होता है, इधर भी विभाजित हो सकती हैं। तो इस प्रकार का विभाजन
जिसमें कोशिकाओं की संख्या बढ़ती है लेकिन लेयर्स की संख्या नहीं बढ़ती, यानी कि परतों की संख्या नहीं बढ़ती, परतों की संख्या जो है इसके अंदर बढ़ती नहीं है। यहाँ एक सिंगल ही लेयर है, दूसरी परत नहीं है। तो सिंगल लेयर में इस प्रकार यदि कोशिकाओं का विभाजन होकर के एक परत बनती है तो इसे हम कहते हैं अवनत तल में कोशिका विभाजन कर रही है। और अवनत तल में कोशिका विभाजन करने के कारण क्या होती है, ट्यूनिका हमेशा क्या होती है, सिंगल लेयर्ड ही होती है। ट्यूनिका क्या होती है, ये ट्यूनिका जो होती है हमेशा क्या बनाएगी, सिंगल लेयर्ड होती है। और ये मुख्य रूप से एपिडर्मिस का निर्माण करती हैं। इसलिए हम देखते हैं कि एपिडर्मिस सामान्यतः क्या होती है, सिंगल लेयर्ड ही होती है। यदि ये जो परतें हैं यदि विभाजन करके यदि डबल परत बना ले या कई परतों में बना दे तो भी जो सबसे बाहरी परत होती है वो ट्यूनिका का निर्माण करेगी। अंदर की जितनी भी परतें होंगी वो सारी किसका निर्माण करेगी, कार्पस का निर्माण करेगी। इस प्रकार इस सिद्धांत को क्या कहते हैं हम, ट्यूनिका कार्पस सिद्धांत कहते हैं। ये तीसरा सिद्धांत था ट्यूनिका कार्पस सिद्धांत, जो स्मिथ नामक वैज्ञानिक ने दिया था। इसने क्या कहा कि जो पर्रोय शीर्ष हैं उसके दो भाग होते हैं, एक भाग को ट्यूनिका कहते हैं, दूसरे भाग को कार्पस कहते हैं। ट्यूनिका जो है एक अवनत तल में या सिंगल विभाजन करती हुई एक परत के रूप में बनाती हैं, परत बनाती हैं, जैसे एपिडर्मिस का निर्माण होता है। ट्यूनिका की जो शेष परतें सारी होती हैं वो क्या करती हैं, कार्पस का निर्माण करती है। चौथी जो थ्योरी है या कॉन्सेप्ट है वो है न्यूमैन्स कॉन्सेप्ट। न्यूमैन का सिद्धांत। न्यूमैन का जो सिद्धांत है इसके अनुसार पादपों में तीन प्रकार के पर्रोय शीर्ष पाए जाते हैं। पादपों में तीन प्रकार के पर्रोह शीर्ष पाए जाते हैं। पादपों के अंदर तीन प्रकार के पादपों में तीन प्रकार के पर्रोय शीर्ष पाए जाते हैं। न्यूमैन्स ने यह कहा कि पादप जो हैं उसके अंदर अलग अलग टाइप दिया इन्होंने। पहला जो था वो था मोनोप्लेक्स, तीन प्रकार के पर्रोय शीर्ष, पहला मोनोप्लेक्स, दूसरा सिंप्लेक्स और डुप्लेक्स। मोनोप्लेक्स, सिंप्लेक्स और डुप्लेक्स। जो मोनोप्लेक्स हैं उसके अंदर इन्होंने ये कहा कि इस पर्रोय शीर्ष, इस प्रकार का जो पर्रोय शीर्ष होता है मोनोप्लेक्स प्रकार का, इसमें विभजोतक कोशिकाएं जो होती हैं, विभजोतक कोशिकाएं शीर्ष पर एक समूह के रूप में पाई जाती हैं। विभजोतक कोशिकाएं शीर्ष पर एक समूह के रूप में पाई जाती हैं। ये कौन सी सेल्स हैं, मेरिस्टेमेटिक सेल। तो मेरिस्टेमेटिक सेल जो हैं वो शीर्ष पर एक समूह के रूप में, एक गुच्छे के रूप में पाई जाएंगी। इस प्रकार का जो पर्रोय शीर्ष का प्रकार है न्यूमैन कॉन्सेप्ट के अनुसार मोनोप्लेक्स कहलाता है। सिंप्लेक्स के अंदर क्या कहता है ये कि पर्रोय शीर्ष की जो कोशिकाएं होती हैं वो एक परत, सिंगल परत के रूप में पाई जाएंगी। सिंगल परत के रूप में कोशिकाएं यदि पाई जाएंगी पर्रोय शीर्ष के अंदर तो ये इसे कहेंगे हम सिंप्लेक्स प्रकार का। ये जो मोनोप्लेक्स प्रकार का है, एग्जाम्पल यदि इसका देखें तो ये फर्न में पाया जाता है। किन में, फर्न्स क्या होते हैं, फर्न्स टेरिडोफाइट्स होते हैं, तो टेरिडोफाइट्स में जो है मोनोप्लेक्स प्रकार का। सिंप्लेक्स जिसमें सिंगल लेयर्ड के रूप में विभजोतक कोशिकाएं पाई जाएंगी, और ये सिंप्लेक्स प्रकार का जो है ये मुख्य रूप से पाया जाता है जिम्नोस्पर्म में। किसमें, जिम्नोस्पर्म के अंदर इस प्रकार का जो है पर्रोय शीर्ष पाया जाता है। डुप्लेक्स के अंदर क्या होगा, जैसा नाम से स्पष्ट है कि कोशिकाएं जो हैं वो दो परतों के रूप में पाई जाएंगी, डबल लेयर्ड बनाएंगी परतें, दो परतें बनाएंगी विभजोतक कोशिकाएं। जैसे ट्यूनिका कार्पस में बना था वैसे इस प्रकार डुप्लेक्स जो हैं, डुप्लेक्स प्रकार का जो पर्रोय शीर्ष हैं उसके अंदर कोशिकाएं दो परतों के रूप में व्यवस्थित हो जाएंगी। और ये जो हैं ये पाया जाएगा एंजियोस्पर्म में। किस में पाया जाएगा, एंजियोस्पर्म के अंदर ये पाया जाता है।
तो ये था न्यूमैन कंसेप्ट। न्यूमैन के अनुसार कि पादपों के अंदर पर्रो शीर्ष के 3 प्रकार हैं, मोनोप्लेक्स, सिंप्लेक्स और डुप्लेक्स। मोनोप्लेक्स जो हैं फर्न्स, जो टेरिडोफाइट्स हैं उसके अंदर पाया जाता है, और सिंप्लेक्स जो है वो जिम्नोस्पर्म के अंदर, और डुप्लेक्स जो है वो एंजियोस्पर्म के अंदर पाया जाता है। अभी एक बार फिर मैं बोलता हूँ, कितनी थ्योरियाँ हो गई? 4 थ्योरी हो गई। पहली कौन सी थी? एपिकल सेल थ्योरी। दूसरी कौन सी थी? दूसरी ट्यूनिका कार्पस सिद्धांत जो था, सॉरी दूसरा जो था स्टोजन सिद्धांत, तीसरा जो था वो ट्यूनिका कार्पस सिद्धांत, और चौथा था न्यूमैन कंसेप्ट। अब हम चौथे के बाद 5वां जो सिद्धांत हैं वो पढ़ रहे हैं। 5वां जो इससे संबंधित सिद्धांत हैं वो है साइटोहिस्टोलॉजिकल थ्योरी। साइटोहिस्टोलॉजिकल जोनेसन थ्योरी। जोनेसन थ्योरी। साइटोहिस्टोलॉजिकल जोनेसन थ्योरी, हिंदी में बोलते हैं इसको कोशिका औतकी क्षेत्र मत या सिद्धांत। साइटोहिस्टोलॉजिकल जोनेसन थ्योरी, यह सिद्धांत दिया था वैज्ञानिक फोस्टर ने। किसने दिया था? फोस्टर ने। यह सिद्धांत क्या कहता है? इस सिद्धांत के अनुसार पर्रो शीर्ष के 2 क्षेत्र होते हैं। यह सिद्धांत भी मुख्य रूप से किस पर लागू होता है? पररोह शीर्ष पर। और पर्रो शीर्ष के 2 भाग होते हैं। पर्रो शीर्ष के डायग्राम में हम 2 भाग बनाते हैं। पर्रो शीर्ष के 2 भाग होते हैं। एक जो भाग है पर्रो शीर्ष का उसको बोलते हैं फ्लैग जोन। ये जो भाग हैं, ये जो हैं, इसको बोलते हैं फ्लैंक जोन, क्योंकि इसमें साइटोहिस्टोलॉजिकल जोनेसन थ्योरी है। जोन बनेंगे, एक इसमें क्या बन रहा है? फ्लैग जोन बन रहा है, और दूसरा जो ये जोन बन रहा है उसको बोलते हैं स्मिट जोन। एक है फ्लैग जोन और दूसरा है स्मिट जोन। कोशिका औतकी क्षेत्र मत फोस्टर के अनुसार यह जो इसमें स्मिट जोन है, स्मिट जोन कम सक्रिय होता है। शुरू में क्या होता है? यह कम सक्रिय भाग होता है, और इस क्षेत्र के पीछे का जो फ्लैग जोन होता है, स्मिट जोन के पीछे होता है फ्लैग जोन ज़्यादा सक्रिय होता है। तो फ्लैग जोन ज़्यादा सक्रिय होने के कारण क्या होता है? ये भाग ज़्यादा वृद्धि करता है, ज़्यादा कोशिकाएं कटेंगी, ज़्यादा बढ़ेंगी, तो ये जो हैं ये बनाएंगे, लीफ बना लेंगे। तो यहाँ पर लीफ बनी, पहली लीफ बनी, फिर लीफ बनी, इस प्रकार लगातार जो हैं लीफ प्रिमोडिया बनते हैं। इसे बोलते हैं, जब ये इसका निर्माण होता है, लीफ प्रिमोडिया बोलते हैं। लीफ प्रिमोडिया। ये जो फ्लैग जोन है और ये क्या है? स्मिट जोन। शुरुआत में क्या होता है इस सिद्धांत के अनुसार कि फ्लैग जोन ज़्यादा सक्रिय होता है, स्मिट जोन कम सक्रिय होता है। फ्लैग जोन ज़्यादा सक्रिय होने से ये पत्ती लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है, जिसको लीफ प्रिमोडिया कहते हैं। एक लीफ प्रिमोडिया बना, फिर लीफ प्रिमोडिया बना, 2 क्रमागत लीफ प्रिमोडिया बनते हैं, उसके बीच में समय लगता है। 2 लीफ प्रिमोडिया जो के एकांतर रूप से बनते, क्रमागत 2 लीफ प्रिमोडिया के बीच के समयांतराल जो होता है, 2 लीफ प्रिमोडिया के बीच का समय अंतराल प्लास्टोक्रोम कहलाता है। प्लास्टोक्रोम। 2 लीफ प्रिमोडिया के बीच का, ये लीफ प्रिमोडिया बना, फिर लीफ प्रिमोडिया बना, 2 लीफ प्रिमोडिया के बीच का जो गैप है वो प्लास्टोक्रोम कहलाता है। अब क्या होता है? ये पत्तियां बन रही हैं, पुष्प निर्माण होता है। यहां पर ये पर्रो शीर्ष है ना, हम देखते हैं जैसे पौधा है, पौधे के अंदर पत्तियां बनती जा रही हैं, फिर पत्तियां बनती जा रही है, पत्तियां बनती जा रही हैं। शीर्ष भाग पर पौधे के ऊपर फूल बनता है। तो फूल जब बनता है तो इसका मतलब ये हुआ कि जब ये पत्तियां वगैरह बन रही हैं, ये पत्तियां वगैरह बनती हैं, तब मुख्य रूप से जो एक्टिव पार्ट्स हैं, या हम कह सकते हैं कायिक शीर्ष, उसको हम बोलते हैं कायिक शीर्ष।
ये जो पत्तियों वाला भाग है ये कायिक भाग होता है, और जो जनन करवाते हैं उसको बोलते हैं जननिक क्षेत्र, जननिक क्षेत्र। तो जो फूल वगैरह हैं वो जननिक क्षेत्र होता है, और पत्तियां वगैरह जो होती हैं वो कायिक क्षेत्र होता है। तो जब स्मिट जोन, उस पहले तो शुरू में स्मिट जोन कम सक्रिय था, फ्लैग जोन ज़्यादा सक्रिय था, इसलिए लीफ प्रिमोडिया या पत्तियां वगैरह बन रही थी। उसके बाद क्या होता है कि ये फ्लैग जोन जो हैं, फ्लैग जोन कम सक्रिय हो जाता है और स्मिट जोन ज़्यादा सक्रिय हो जाता है। स्मिट जोन ज़्यादा सक्रिय होगा तो इसका जो कायिक शीर्ष है, कायिक शीर्ष जो है वो जननिक शीर्ष में रूपांतरित हो जाता है। जननिक शीर्ष, कायिक शीर्ष जननिक शीर्ष में रूपांतरित हो जाता है, और कायिक शीर्ष के जननिक शीर्ष में रूपांतरित होने से ये भाग ज़्यादा बढ़ता है, और इसके बाद क्या हो जाता है, पुष्प का निर्माण होता है। पुष्प का निर्माण क्या हो जाता है, यानी कि इस थ्योरी के अनुसार सबसे पहले दो जोन पाए जाते हैं, एक स्मिट जोन, एक फ्लैग जोन। फ्लैग जोन ज़्यादा सक्रिय होता है शुरुआत में, स्मिट जोन कम सक्रिय होता है। ये सक्रिय होकर के विभिन्न प्रकार के लीफ प्रिमोडिया या लीव्स का निर्माण करता है, लीव्स का निर्माण करता है। और उसके बाद क्या होगा, जब कायिक शीर्ष जननिक शीर्ष में रूपांतरित होता है उससे पहले ये जो फ्लैग जोन है ये कम सक्रिय हो जाता है, स्मिट जोन है ज़्यादा सक्रिय हो जाता है। तो स्मिट जोन ज़्यादा सक्रिय होकर के पुष्प के जो मुख्य रूप से भाग होते हैं, जैसे अंडप हैं, अंडप जिसको हम कार्पल बोलते हैं, अंडप मुख्य रूप से जिसको हम कार्पल बोलते हैं, जिसके अंदर स्टिग्मा, कार्पल के अंदर स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी आ जाते हैं। तो स्टिग्मा और स्टाइल और ओवरी जो हैं, ये स्मिट जोन जो हैं, ये स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी जो हैं उसका निर्माण करता है। और फ्लैग जोन वहाँ पर क्या हो जाता है, फिर कम सक्रिय हो जाता है। लेकिन पुष्प का फ्लैग जोन भी पुष्प का ही भाग कुछ बनाता है, जिसमें मुख्य रूप से जो बाह्य दल होते हैं पुष्प के, बाह्य दल और दल और बाह्य दलों का निर्माण जो है वहाँ पर पुष्प के अंदर बाह्य दल और दलों का निर्माण जो है वहाँ पर फ्लैग जोन करेगा, और स्मिट जोन सक्रिय होकर के अंडप का निर्माण करेगा, यानी कि कार्पल का निर्माण करता है। और यदि यहाँ पर नर पुष्प हैं तो ये अंडप जो हैं, अंडप के साथ ही उसके अंदर स्टेमन जो होते हैं, स्टेमन, पुंकेशरों का भी निर्माण करता है। तो ये जो पांचवी जो थ्योरी है, साइटोहिस्टोलॉजिकल जोनेशन थ्योरी, इस थ्योरी के अनुसार हमें ये भी चीज़ें मिलती हैं कि पुष्प का जो शीर्ष भाग है, उस शीर्ष पेड़ के पौधे का जो शीर्ष भाग है, उस भाग के ऊपर जो पुष्प का निर्माण है कैसे होता है। उसके बाद हम छठी थ्योरी पढ़ते हैं, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन हमें थोड़ा पढ़ना पड़ेगा इसके बारे में। छठी जो थ्योरी है वो है कार्पर कैप थ्योरी। छठी जो थ्योरी है उसको बोलते हैं कार्पर कैप थ्योरी। कार्पर कैप थ्योरी, इसको लिखते भी ऐसे ही हैं, कार्पर कैप भी लिख सकते हैं, कैपे भी लिख सकते हैं, थ्योरी या सिद्धांत। यह सिद्धांत क्या कहता है, यह सिद्धांत वैसे पूरी तरह से अमान्य है, क्योंकि यह सिद्धांत यह कहता है कि कोशिकाओं की जो व्यवस्था है वो इस प्रकार होती है। कोशिकाओं की जो व्यवस्था है वो एक स्पेशल इन्होंने बताया कि कोशिकाओं की व्यवस्था है उसके द्वारा ही उत्तकों का निर्माण होता है। लेकिन वास्तव में क्या होता है कि कोशिकाओं की व्यवस्था के साथ उत्तक निर्माण का कोई संबंध नहीं होता, इसलिए कार्पर कैप थ्योरी जो है उसको अमान्य करार दे दिया गया। इसके अनुसार दो भाग बांटे इन्होंने, पादप उत्तकों के अंदर जो है कार्पर और कैप अलग अलग बनाया था। जो कार्पर और कैप क्या हैं, इन्होंने इस प्रकार कोशिकाएं बनाई, एक ये सेल, ये सेल, ये सेल, ये सेल, ये सेल और ऐसे भी। तो आपको कुछ इसमें इस प्रकार दिख रहा है, जैसे कुछ उल्टा टी जैसा दिख रहा है, कुछ सीधा टी जैसा दिख रहा है।
उल्टा और सीधा टी आकृति की जो सेल बन रही हैं उसकी जैसे उल्टा की उल्टे टी की, कैसे, जैसे इसमें देखो ये जो है ये उल्टा टी सा बन रहा है, ये टी है, ये उल्टा टी बन रहा है, ये भी क्या है, उल्टा टी ही तो बन रहा है। तो ये जो टी आकृति की कोशिकाएं हैं, यानी कि इस प्रकार कोशिकाएं, इन्होंने कहा कि इस प्रकार कोशिकाएं व्यवस्थित होकर के विभाजन करती हैं। तो ये जो था उल्टा टी जो बन रहा था कोशिकाओं की व्यवस्था, इसको इन्होंने कहा था कार्पर। और जो इस प्रकार सीधा टी बन रहा है, ये देखो ये सीधा टी, ये सीधा टी, ऐसे सीधा टी बन रहा था, उसको इन्होंने क्या कहा था, कैप कहा था। तो कार्पर और कैप सिद्धांत के अनुसार यह बताया गया कि इसमें दो प्रकार की से कोशिकाएं व्यवस्थित होती हैं, सीधा टी और उल्टा टी की व्यवस्था होती हैं। और जो कोशिकाएं इस प्रकार व्यवस्थित होती हैं वैसे ही उनका विभाजन होता है, लेकिन कोशिका का विभाजन का कोशिका की व्यवस्था के साथ कोई संबंध नहीं है, इसलिए कार्पर कैपे थ्योरी जो है इसको अमान्य करार दे दिया गया। अब हम विभाजन के तल के आधार पर ये जो 6 की 6 थ्योरी जो थी, एक बार मैं आपको बताता हूं कि कौन कौन सी थ्योरी थी। पहली कौन सी थी, एपिकल सेल थ्योरी। दूसरी कौन सी थी, स्टोजन सिद्धांत। तीसरा कौन सा था, ट्यूनिका कार्पस सिद्धांत। और चौथा सिद्धांत जो था वो कौन सा था, चौथा था न्यूमैन कॉन्सेप्ट। और पांचवा जो सिद्धांत था वो था साइटोहिस्टोलॉजिकल जोनेसन थ्योरी। और छठा सिद्धांत जो था वो कार्पर कैपे थ्योरी। फिर भी आपको एक बार बता देते हैं कि एपिकल मेरिस्टेम के संगठन को समझाने के लिए कितने सिद्धांत दिए गए, 6 सिद्धांत दिए गए, जिनको हमने अलग अलग पढ़ा था। 6 के नाम अब एक साथ लिख रहा हूं। सबसे पहला कौन सा था, एपिकल सेल थ्योरी। दूसरा कौन सा था, हिस्टोजन थ्योरी। तीसरा क्या था, ट्यूनिका कार्पस सिद्धांत, थ्योरी। चौथा क्या था, न्यूमैन्स कॉन्सेप्ट। और पांचवा क्या था, न्यूमैन कॉन्सेप्ट। उसके बाद बड़े वाला नाम हिस्टोलॉजिकल जोनेसन थ्योरी, और छठा और अंतिम था वो था कार्पर कैप थ्योरी। ये दी थी स्विप ने, मैंने उसमें लिखा नहीं, SHEUP, स्विप नामक वैज्ञानिक ने ये सिद्धांत दिया था। तो ये 6 सिद्धांत जो हैं ये क्या समझाते हैं, एपिकल मेरिस्टेम को समझाने के लिए जो सिद्धांत दिए गए थे, ये जो अलग अलग जो हैं 6 सिद्धांत हैं। बुक में आप और पढ़ोगे तो आपके और समझ में आ जाएगा। एक बार थोड़ा बुक में और देख लेना, नहीं तो जो नोट्स हैं उसमें आप देख लेना, कहीं ना कहीं आपको नोट्स इसके मेरे उपलब्ध हो जाएंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं विभाजन के तल के आधार पर विभज्योतक। विभाजन के तल के आधार पर विभज्योतक, विभाजन का तल, विभाजन के तल के आधार पर, यानी कि विभाजन कैसा होता है उनकी कोशिकाओं में, तल के आधार पर विभज्योतक या मेरिस्टेम, विभज्योतक या मेरिस्टेम। नंबर 1 होता है रिब मेरिस्टेम, RIB, रिब मेरिस्टेम। दूसरा होता है, पहला रिब मेरिस्टेम, दूसरा प्लेट मेरिस्टेम, और तीसरा होता है मास मेरिस्टेम, ये किसके आधार पर है, विभाजन के तल के आधार पर। किसका विभाजन, कोशिकाओं का। यदि केवल कोशिकाएं एक ही तल में विभाजन करें, जैसे ये कोशिका है, ये एक तल में विभाजन, इधर हो जाए, इधर हो जाए, इधर हो जाए, 2 तलों में कहीं विभाजन नहीं है, एक ही तल में विभाजन है। जब कोशिकाएं एक तल में विभाजन करती हैं, विभज्योतक की कोशिकाएं एक तल में विभाजन करती है, तो इस प्रकार के विभज्योतक यानी कि मेरिस्टेम को क्या कहते हैं, हमें
रिब मेरिस्टेम कहते हैं। रिब मेरिस्टेम को हिंदी में बोलते हैं शीरा विभज्योतक। क्या बोलते हैं? शीरा विभज्योतक। रिब मेरिस्टेम का निर्माण करती हैं। जैसे पित्त होता है ना, पित्त मज्जा बनता है, पित्त जो है, पित्त एक प्रकार का रिब मेरिस्टेम में होता है। प्लेट मेरिस्टेम, प्लेट मेरिस्टेम के अंदर जो कोशिकाएं होती हैं वो 2 तलों में विभाजन करती है। ये तो कितना तल था? सिंगल प्लेन, सिंगल तल में विभाजन करती है। ये 2 तलों में विभाजन करती है, 2 तलों में। जैसे कोशिका इधर भी जाए, इधर भी बने। 2 तल, जैसे हम बात करते हैं ना, जैसे एक्स और वाई 2 तल होते हैं, वैसे तो जैसे इसमें तो सिर्फ 1 तल था, इधर ही विभाजन करी थी। ये इधर भी जा सकती हैं और इधर भी जा सकती हैं, इधर और इधर विभाजन हो सकती है। जैसे लीफ है, पत्ती बनती है ना, ये कोशिकाएं विभाजन करके लीफ बनती है। तो लीफ जो बनती है, लीफ का निर्माण जो है वो एक प्रकार का प्लेट मेरिस्टेम ही होता है। मास मेरिस्टेम, मास मेरिस्टेम को बोलते हैं सहती विभज्योतक। सहती विभज्योतक। मास मेरिस्टेम की कोशिकाएं क्या करती हैं? ये अनेक तलों में विभाजन करती है। ये 1 तल में, ये 2 तल में, ये अनेक तल में, अनेक तलों में यदि विभाजन करे, अनेक तलों में विभाजन, जब विभज्योतक कोशिकाएं अनेक तलों में विभाजन करे, जैसे ये विभाजन हो गया, फिर इधर हो गया, इधर हो गया, इधर हो गया, ये तल भी हैं और ऊपर वाले ऐसे विभाजन हो जाए, तो इस प्रकार एक गुच्छा सा बन जाता है कोशिकाओं का। जैसे एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो एंड एंडोस्पर्म, एम्ब्रियो और एंडोस्पर्म, यानी कि भ्रूणपोष और भ्रूण का निर्माण जो है ये बनता है। ये एक प्रकार का क्या है? एक मास मेरिस्टेम का उदाहरण है। तो विभाजन के तल के आधार पर विभज्योतक 3 प्रकार के होते हैं: रिब मेरिस्टेम, प्लेट मेरिस्टेम और मास मेरिस्टेम। रिब के अंदर क्या होगा? शिरा विभज्योतक के अंदर सिर्फ 1 तल में विभाजन करेगी कोशिका। प्लेट मेरिस्टेम में 2 तलों में विभाजन करेगी, यानी कि इधर भी जा सकती हैं, इधर भी जा सकती हैं। और जो मास मेरिस्टेम है उसके अंदर अनेक तलों में विभाजन करेगी कोशिका और एक गुच्छा सा बना लेंगी कोशिकाएं। इस प्रकार जैसे एम्ब्रियो भ्रूण में बनता है और एंडोस्पर्म जो होता है भ्रूणपोष के अंदर बनता है। तो ये यहाँ तक के जो वीडियो आए हैं, उस वीडियो के अंदर हमारा जो है मेरिस्टेम कंप्लीट हो जाता है। हमने शुरू में 2 चीज़ें करी थी। कार्नेगी के अनुसार हमने दो भागों में बांटा था ऊतकों को। एक तो क्या बांटा था? मेरिस्टेम, और दूसरा हमने बांटा था परमानेंट टिश्यू। किसमें बांटा था? परमानेंट टिश्यू। तो मेरिस्टेम में क्या होता है, कितने उसके प्रकार होते हैं, किस आधार पर उनको बांटा गया, कितने स्थिति के आधार पर क्या था, विभाजन के तल के आधार पर क्या था, जो उत्पत्ति के आधार पर क्या कैसे थे, ये सारे हमने विभज्योतक के बारे में पढ़ा। विभज्योतक की कोशिकाओं के गुण भी हमने पढ़े। विभज्योतक जो होता है उसमें यदि हम एपिकल मेरिस्टेम या एपिकल विभज्योतक, जो शीर्षस्थ विभज्योतक हैं, वो कैसा कैसा पाया जाता है, वो अलग अलग थ्योरियां पढ़ी, अलग अलग थ्योरियां दी, कुछ मान्य हैं, कुछ अमान्य हैं। तो ये एपिकल मेरिस्टेम या मेरिस्टेम जो है, पूरा मेरिस्टेम कंप्लीट हो गया इन 2 वीडियो के अंदर। उसके बाद आता है परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू यानी कि स्थायी उत्तक। स्थायी उत्तक क्या क्या होते हैं, कैसे होते हैं, पौधे में कहाँ पर पाए जाते हैं, क्या कार्य करते हैं, ये परमानेंट टिश्यू का जो वीडियो है वो इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा। परमानेंट टिश्यू और उसके आगे के जितने भी वीडियो हैं, तो परमानेंट टिश्यू का जो वीडियो है वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।